हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जनरल साइंस का। तो कृपया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो दोस्त, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है ये किसके कारण होती है? दोस्त, ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। आप ध्यान रखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। जब इनो नमक को पानी में डाला जाता है तो इसमें एक बुलबुला उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जो इनो रहता है, इनो को यदि आप पानी में डालिएगा तो क्या होता है? एक बुलबुला उत्पन्न होता है। ये किसके कारण होता है? तो दोस्त, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा, जब इनो नमक को पानी में डाला जाता है तो इसमें एक बुलबुला उत्पन्न होती है। ये किसके कारण होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनो का उपयोग जो हम करते हैं जब हमारे पेट में दर्द होने लगता है या अपच या जो गैस्ट्रिक होने लगता है, तो उस समय हम इनो का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त, थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया गया, ये किया गया गैलीलियो के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गैलीलियो। अब ध्यान रखिएगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये किया गया गैलीलियो के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। सूर्य के प्रकाश में आने पर कौन सा तत्व को फॉस्फिन में बदल दिया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में आने पर जो तत्व है जो फॉस्फिन में बदल दिया जाता है वह है क्लोरोफॉर्म। आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को आने पर क्या होता है? फॉस्फिन में बदल दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्त, बेंजीन तत्व है ये किसके द्वारा खोजा गया? तो ये किया गया माइकल फैराडे के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई है? माइकल फैराडे के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? माइकल फैराडे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है वो कौन सा है दोस्त? विटामिन डी। आप ध्यान रखिएगा, जो विटामिन डी है ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। साथ ही दोस्त, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणें से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग जिससे हड्डियाँ क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है, झुलस जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वह है विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या है? विटामिन डी। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें प्राप्त होता है सूर्य के किरण से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेवार सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस फसल के में मौजूद होते हैं? तो दोस्त, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं वो किस फसल में होते हैं दोस्त? वो होते हैं मटर में। आप ध्यान रखिएगा, मटर में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसके लिए मुख्य रूप से मटर का पौधा उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती है ये किस फसल में मौजूद होते हैं? तो है मटर का पौधा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। मानव शरीर के अंदर एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्त, मानव शरीर के अंदर जो एंडोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के अंदर एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो दोस्त, जीवन रक्षक हार्मोन जिसे हम कहते हैं
वो कौन सा है दोस्त, वह है एड्रिनल। आप ध्यान रखिएगा, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। साथ ही दोस्त इसे लड़ो एंड उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त एड्रिनल जो हार्मोन है, इसके कारण ही शरीर में उत्तेजना, डर, भय, जितने भी क्रिया होती है, ये सभी एड्रिनल हार्मोन के कारण ही होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो यह है एड्रिनल हार्मोन को। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। कौन सी कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है वो कौन सी कोशिका है, वह है बीटा। बीटा जो कोशिका है ये इंसुलिन को स्रावित करती है। तो इसका आंसर क्या है, बीटा। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो इंसुलिन जो स्रावित होती है ये होती है अग्नाशय। जो आपके शरीर में अग्नाशय जो ग्रंथि है उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। तो कौन सी कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है, वह है बीटा कोशिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। महिलाओं में प्रसव के दौरान कौन से हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्त जो महिला होती है उसमें प्रसव के दौरान जो हार्मोन स्रावित होती है वो कौन सा हार्मोन है दोस्त, वो है ऑक्सीटोसिन। आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं में प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो है ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्त इंसुलिन जैसा कि पहले प्रश्न में मैं बता चुका हूं कि इंसुलिन इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है जिंक। कौन सा दोस्त, जिंक। आप ध्यान रखिएगा, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जिंक। तो इसका आंसर क्या है, जिंक। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो कृपया शेयर कर दें, ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। किसी भी तेलीय फर्श पर चलना काफ़ी कठिन होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्त किसी भी तेलीय फर्श पर चलना काफ़ी कठिन होता है, इसका जो प्रमुख कारण है वह है घर्षण बल कम होने के कारण। यदि घर्षण बल जहाँ अधिक हो तो वहाँ क्या होती है, आप चल आसानी से सकते हैं, परंतु यदि घर्षण बल कम हो तो क्या होती है, आप फिसल सकते हैं। तो इसी कारण से किसी भी तेलीय पदार्थ, जैसा कि आप देखे होंगे कि नीचे भी यदि तेल गिरा हुआ हो और उस पर आप चलें तो क्या होगा, आपका जो पैर वो पूरी तरह से फिसल जाता है, तो उससे क्या आप गिर भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तेलीय फर्श पर चलना काफ़ी कठिन होता है, तो इसका जो प्रमुख कारण है ये क्या है, यह है घर्षण बल का कम होना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, घर्षण बल का कम होना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। स्नेहक किस प्रकार का पदार्थ है। तो दोस्त स्नेहक जो है ये किस प्रकार का पदार्थ है दोस्त, यह है घर्षण कम करने वाली। आप ध्यान रखिएगा, स्नेहक किस प्रकार का पदार्थ है, तो यह है घर्षण कम करने वाली। साथ ही दोस्त स्नेहक में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो स्नेहक में जो मुख्य रूप से जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो आप ध्यान रखिएगा, स्नेहक किस प्रकार का पदार्थ है, तो यह है घर्षण कम करने वाली। तो इसका आंसर क्या है, घर्षण कम करने वाली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण को क्या कहा जाता है। तो दोस्त कोई भी तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो पानी हो, तेल हो, दूध हो, जो भी हो, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण जो होते हैं उसे हम कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं दोस्त, ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग करना मतलब घसीटना, फिसलना। तो आप ध्यान रखिएगा, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रैग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ड्रैग। इसका आंसर क्या है दोस्त, ड्रैग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कुल 300 होते हैं। कितने दोस्त, 300। परंतु जब वे प्रौढ़ हो जाते हैं, यानी एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 300। परंतु यदि पूछे कि मानव शरीर में जो एडल्ट हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, तो उसमें है 206। तो आप दोनों फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या है, 300। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17। खोपड़ी में पाई जाने वाली कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी है। तो दोस्त जो हमारे खोपड़ी होते हैं उसमें
पाई जाने वाली जो कपाल की हड्डियों की संख्या है वो होती है 8। तो आप ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में पाई जाने वाली कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 8। साथ ही दोस्त हमारे शरीर में जैसा कि बता चुके हैं कि कुल हड्डियां कितनी होती है, तो कुल हड्डियां होती है 206। यदि आपसे पूछे कि आपके फेस जो चेहरा है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 14। तो आप ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में पाए जाने वाली कपालों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। और आपके जो फेस हैं चेहरा उसमें हड्डियों की होती है संख्या 14। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त सबसे हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की वो कौन सी होती है? तो वह अस्टेपिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपिस, और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो वो होती है फीमर, जिससे हम जांग में अवस्थित होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अस्टेपिस हड्डी है ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं कान में, और जो फीमर हड्डी है ये होते हैं आपके जांग में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। टिबिया हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्त टिबिया हड्डी जो है मानव शरीर के टांग में पाया जाता है। जो आपके टांग है उसमें टिबिया हड्डी पाया जाता है। तो टिबिया हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो यह है टांग। तो इसका आंसर क्या है? टांग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। किसके द्वारा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदला जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नीले से लाल में यदि बदलना हो तो उसके लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अम्ल के द्वारा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदला जाता है। परंतु दोस्त यदि लाल से नीले में बदलना हो तो उसके लिए क्षार की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदला जाता है? तो वह है अम्ल। और यदि पूछे कि लाल से नीले में तो है क्षार। तो इसका आंसर क्या है? अम्ल। साथ ही दोस्त अम्ल की बात आई तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो अम्ल होते हैं इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और इसका स्वाद जो होता है ये किस प्रकार का है? ये खट्टा। जैसे कि आप नींबू देख लीजिए, नींबू, अंगूर जितने भी हैं ये सभी क्या है? ये सभी एक प्रकार से इसमें अम्ल ही पाया जाता है, सिरका वगैरह। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अम्ल का पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। साथ ही दो क्षार की बात आई तो क्षार के बारे में बता देते हैं। जो क्षार का पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से अधिक होता है। और साथ ही साथ न्यूट्रल, जिसे हम उदासीन भी कहते हैं। तो उदासीन क्या है? तो उदासीन पानी, जो आपका जल है वो उदासीन है, उसका पीएच मान पूरी तरह से 7 होता है। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहा जाता है? तो दोस्त हाइड्रोजन के जो ऋणात्मक लघुगणक मान होते हैं उसे हम कहते हैं पीएच मान, जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। जैसे कि किसी भी अम्ल या क्षार का यदि हमें पता लगाना हो, ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच स्केल कहते हैं। साथ ही दोस्त पीएच स्केल जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सोरेनसन के द्वारा। जो वैज्ञानिक सोरेनसन थे उसी के द्वारा पीएच स्केल को बनाया गया था। कब दोस्त? 1909 में। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? पीएच। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। आई वाश में उपयुक्त होने वाले एसिड कौन से होते हैं? तो दोस्त आपका जो आई वाश है, जो आप जैसे आई वाश जो है इसमें जो उपयुक्त होने वाले एसिड हैं, जो अम्ल, वह है बोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्त? बोरिक अम्ल। तो आप ध्यान रखिएगा, आई वाश में उपयुक्त होने वाले एसिड कौन से होते हैं? वह है बोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है? बोरिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। परागकण के पराग कोश से स्टिग्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्त परागकण के पराग कोश से स्टिग्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे हम कहते हैं परागन। आप ध्यान रखिएगा कि परागकण के पराग कोश से स्टिग्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं परागन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? परागन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 23। आर्कगोनिफोर किसमें पाया जाता है? तो दोस्त आर्कगोनिफोर ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मर्केंसिया। आप ध्यान रखिएगा, जो मर्केंसिया जो है उसी में पाया जाता है आर्कगोनिफोर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मर्केंसिया। आर्कगोनिफोर किसमें पाया जाता है? यह है मर्केंसिया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है समूह, जिसे हम इंग्लिश में ब्लॉक भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को समूह या ब्लॉक कहते हैं, परंतु जो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा है उसे हम कहते हैं आवर्त। तो आप ध्यान रखिएगा,
आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आपसे पूछे कि क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है तो उसे कहते हैं आवर्त, और उधर पातर रेखा को कहा जाता है समूह। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें समूहों की संख्या कितनी है? तो समूहों की संख्या है कुल 18। कितना दोस्त? 18। और बात की जाए आवर्तों की संख्या तो वो कितनी है? वो है 7। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है या पिता किसे कहा जाता है तो है मोसले। आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे सिंपल में पूछे कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है तो वह है मेंडली, परंतु आपसे आधुनिक जोड़ दें तो वो हो जाएंगे मोसले साहब। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? समूह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? तो दोस्त क्षारीय धातु, जो क्षारीय धातु, जितने भी क्षारीय धातु है ये किस समूह में होते हैं? ये होते हैं 1A में। आप ध्यान रखिएगा, जो 1A है समूह, उसमें सभी क्षारीय धातु होते हैं, जितने कि हाइड्रोजन, सोडियम, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं 1A में। तो क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? ये सभी होते हैं 1A में। तो इसका आंसर क्या है? 1A। तो ठीक है दोस्त, बता रहा था 25 नंबर 26 देखिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण किस तत्व में होता है? तो दोस्त सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ये किस में होता है दोस्त? ये होता है क्लोरीन। आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण किस तत्व में होता है? क्लोरीन में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? क्लोरीन। इसे हम Cl से भी डिनोट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होता है? ये होता है क्लोरीन में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके 5वीं आवर्त में कुल जो तत्वों की संख्या है वह है 18। कितना दोस्त? 18। आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जो 5वें आवर्त हैं उसमें कितने तत्व हैं? वह है 18। इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 2, 8, 8, 18, 18। तो देखिए, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे आवर्त में 18 और 5वें आवर्त में 18। तो आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में कितने तत्व हैं? तो यह है 18। यदि छठे आवर्त पूछे तो उसमें है 32। तो इसे आप, ये जो है एक मान लीजिए सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्त? यह है 18। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। आलम कोशिका की कोशिका भित्ति किसमें समृद्ध होती है? तो दोस्त कोशिका की, जो आलम कोशिका की कोशिका भित्ति जो अधिक समृद्ध होती है वो होती है लिग्निन। किसमें दोस्त? लिग्निन। आप ध्यान रखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है किसमें समृद्ध होती है? ये होती है लिग्निन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लिग्निन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। रोग फायर ब्लाइट किससे संबंधित है? तो दोस्त रोग फायर ब्लाइट ये किससे संबंधित है? ये है सेब से। आप ध्यान रखिएगा, जो सेब आप खाते हैं उसमें जो कालापन हो जाता है, उसमें जो काली काली परत जम जाती है, वो होती है रोग फ्लाइट के कारण। तो रोग फायर फ्लाइट किससे संबंधित है? यह है सेब। सेब में होता है ये रोग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? तो दोस्त चाय का जो लाल रतुआ रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण। जो शैवाल है इसी के कारण होता है चाय में लाल रतुआ रोग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शैवाल। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। साथ ही दोस्त हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं कृपया आप भी थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हम लोग बेहतरीन सेशन लेकर आ रहे हैं। तो कृपया आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कृपया थोड़ा सा हमारे चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को भी बोलें शेयर करने के लिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।